हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ फुटबॉल डेली। और आज के एपिसोड की जो हमारी पहली अपडेट है वो थोड़ी सी इमोशनल और एप्रिसिएशन वाली होने वाली, क्योंकि यहाँ पर मिसेट ओजील ने, जो कि फॉर्मर शार्क प्लेयर, रियल मैड्रिड प्लेयर, आर्सेनल प्लेयर, उसके बाद यहाँ पर टर्की में गए थे और उसके बाद यहाँ पर लास्ट जो उनका क्लब था वो था बासाक्शहिर। उन्होंने यहाँ पर अपना ऑफिशियली रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया है एंड दिस इज अ ह्यूज ह्यूज न्यूज। क्योंकि भाई ऑफ कोर्स पिछले कुछ सालों की बात करें तो डेफिनेटली मेसेट ओजील का जो डाउनफॉल था वो ऑलरेडी इनिशिएट हो चुका था आफ्टर आर्सेनल, लेकिन अपने टाइम पे भाई ये बंदा लिटरली फोर्ड था। वो टाइम आई थिंक रियल मैड्रिड में ही लिटरली रीच्ड हिज पीक। उसके बाद ऐसा नहीं था कि आर्सेनल में भी इसका कोई डाउनफॉल था, जहां पर इन्होंने 4 FA कप जीते थे एंड ही वाज वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट प्लेयर अंडर आर्सेन वेंगर। अगर इनके कुछ स्टैट्स की बात करें तो टोटल यहाँ पर 645 गेम्स में उन्होंने 112 गोल और 222 असिस्ट करे हैं। और 2011 और 2016 के पीरियड के बीच में वो जर्मनी के 5 बार प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड भी जीत चुके हैं। बल्कि 2014 के वर्ल्ड कप विनिंग मोमेंट में भी उन्होंने यहाँ पर की रोल निभाया था उस पूरे कैंपेन में जहां पर जर्मनी ने वर्ल्ड कप को लिफ्ट किया था। ऑफकोर्स यार पिछले कुछ टाइम से उनकी जो इंजरी वगैरह थी और परफॉर्मेंस थी वो भी काफ़ी ज़्यादा ही क्रिटिसाइज की जा रही थी। ऐसे में ही अज्यूम्ड कि ये सबसे बढ़िया मौका होगा इस समय फुटबॉल से अपने आप को अलग करने का। लेकिन इसी के साथ बात करते हैं अब थोड़ी सी कार्लो एंसेलोटी की। तो भाई कल यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रूमर्स आने लगे पिछले 1-2 दिन से कि भाई कार्लो एंसेलोटी ब्राज़ील नेशनल टीम के मैनेजर बनने वाले हैं। इसके रूमर्स और इसके चांसेस अब और भी ज़्यादा प्रोमिनेंट हो चुके हैं। अब यहाँ पर 2-3 चीज़ें सबसे पहले हुई हैं। देखो, सबसे पहले तो यहाँ पर यह मानना है कि हाल ही में एडरसन ने एक इंटरव्यू दिया और उन्होंने यहाँ पर एक आके, देखो ऐसा है कि ब्राज़ील कार्लो एंसेलोटी को बहुत चांसेस है कि हायर करने वाली है एज ए नेशनल टीम मैनेजर। और उन्होंने मजाक मजाक में ये भी कह दिया था कि मैनचेस्टर सिटी चाहेंगे कि सिटी रियल मैड्रिड को जल्दी से चैंपियंस लीग में हराए, जिससे जितना जल्दी रियल मैड्रिड चैंपियंस लीग से बाहर होगी उतना ही जल्दी यहाँ पर कार्लो एंसेलोटी ब्राजील नेशनल टीम के मैनेजर बनेंगे। अब देखो, ये तो खैर उन्होंने चाहे हंसी मजाक में कहा हो, लेकिन जब मैंने इसको थोड़ा सा सोचा ना तो मेरे को ये समझ में आ गया कि हाँ, आई थिंक ला लीगा से तो अब रियल मैड्रिड टाइटल रेस से बाहर हो चुकी है। कोपा डेल रे, यस वी आर स्टिल इन, लेकिन कहीं ना कहीं ये कंफर्म होता हुआ नहीं दिख रहा कि शायद से चैंपियन लीग में हमारी जो प्रोग्रेस है वो डिटरमाइन करने वाली है कि कार्लो एंसेलोटी इन है या फिर आउट है। जहां पर मेजोरिटी मैं तुमको पहले ही स्पॉइलर देता हूं, 70% ही इज आउट, नॉट डिपेंडिंग कि हमारा चैंपियन लीग का प्रोग्रेस कैसा होगा। लेकिन इस समय रियल मैड्रिड की जो प्रोग्रेस चल रही है वो यही बता रही है कि वो कार्लो एंसेलोटी के बिना ही अपना नेक्स्ट सीजन यहां पर फिलहाल के लिए अज्यूम कर रहे हैं, लेकिन एग्रेसिव अप्रोच अभी भी नहीं है। इसके बाद ये भी है कि भाई जो ब्राजील नेशनल टीम फेडरेशन के जो प्रेसिडेंट है वो भाई अगले सीजन मतलब अगले कुछ टाइम में यहाँ पर यूरोप में ट्रैवल करने वाले हैं। और ऐसे में सबसे बड़ा जो यहाँ पर कैंडिडेट है वो कोई और नहीं बल्कि रियल मैड्रिड के मैनेजर कार्लो एंसेलोटी हैं। इसके बाद एक मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेशन है यार, मेरे को ऐसा लग रहा है कि अगर ये कार्लो के अलावा किसी डॉन कार्लो के अलावा किसी और मैनेजर को यहाँ पर शॉर्टलिस्ट कर रहे हैं तो अभी तक इन्होंने एक्ट क्यों नहीं करा, क्यों अभी तक एक्चुअली में ये नहीं हुआ। ठीक है, बीच में हमको ब्राजील नेशनल टीम और जिडान का दिखा था छोटा चुटुक सा रूमर जो कि बहुत जल्दी क्वैश हो गया, लेकिन अभी तक अगर एक डॉन कार्लो के अलावा किसी को शॉर्टलिस्ट कर रहे हैं तो उस पर एक्शन क्यों नहीं हुआ। और आई थिंक ये ब्राजील नेशनल टीम एक्चुअली में सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर रुकी हुई है, वो ये डिटरमाइन करता है और इंडिकेट करता है कि दे आर ऑप्टिमिस्टिक अबाउट कार्लो एंसेलोटी। देखते हैं भाई कैसा होने वाला है। वैसे डू लेट मी नो कि आपके हिसाब से यहाँ पर डॉन कार्लो ब्राजील के लिए फिट होंगे या फिर नहीं। लेकिन इसी के साथ बात करते हैं थोड़े से यहाँ पर गोलमाल की। तो भैया मैनचेस्टर यूनाइटेड में कल डेडलाइन थी सेकंड बिड को डालने की और इस चक्कर में काफी ज्यादा ना गोलमाल और दे दनादन वाली स्टोरी हो गई। इतना कॉम्प्लिकेटेड और इतना वैसा सा हो गया था ना कि किसको सच माने और किसको झूठ माने किसी को खुद खबर नहीं थी। अब देखो, वेडनेसडे की रात को 9 बजे के आसपास इनकी डेडलाइन डे थी जो कि रेन ग्रुप ने डाली थी। लेकिन उससे पहले ही यहाँ पर ये बताया गया कि भाई यहाँ पर सर जिम रैटक्लिफ की और यहाँ पर जो कतर की है यानी कि जो थनी है शेख थनी, उनकी यहाँ पर जो बिड है सेकंड बिड है वो यहाँ पर अंदर आ चुकी है। इसके कुछ देर बाद ही यहाँ पर ये बताया गया कि नहीं, जो बिड है वो नहीं आई है। और ऐसे में यहाँ पर दोनों ही टीम्स ने, यानी कि अगर सर जिम रैटक्लिफ की बात करें और शेख थनी की बात करें तो दोनों ही पार्टीज ने यहाँ पर ये रिक्वेस्ट करी थी कि भाई आप अपनी जो डेडलाइन डे है उसको एक्सटेंड कर दे, जो कि अल्टीमेटली ग्रांट भी कर दी गई। और इस समय यहाँ पर इस वीक के एंड तक डेडलाइन डे को एक्सटेंड किया गया है। अब यहाँ पर ये रिपोर्ट्स कुछ ये भी आ रही है कि नहीं भाई, जो सेकंड बिड है वो गई है, 5.5 बिलियन के आसपास की बिड है। दोनों ही क्लब दोनों ही पार्टीज यहाँ पर अब जो टाइम इनको एक्स्ट्रा मिला है
उसको यहाँ पर वो यूटिलाइज करेंगे अपने ऑफर को और बेटर करने के लिए। लेकिन ये कंफर्म है कि सेकंड बिड यहाँ पर एक ना एक तरीके से चली गई है। इसके खिलाफ यहाँ पर इसके रिगार्डिंग बहुत सारे सवाल खड़े गए हैं कि आपने जो सेकंड बिड की जो डेडलाइन थी वो किसके कहने पे बढ़ाई है, यहाँ पर सर जिम रैटक्लिफ का क्या रोल है, यहाँ पर शेख थनी का क्या रोल है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो भैया ये कंफर्म होता हुआ दिख रहा है कि शेख थनी इस समय यहाँ पर सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंट है और सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट पोजीशन पे है कि वो ही यहाँ पर यूनाइटेड को टेक ओवर करने वाले हैं और उनका जो ऑफर होगा वो स्पोर्ट्स हिस्ट्री में सबसे बड़ा होगा, जहां पर वो 5.5 बिलियन यूरोस तो अभी कॉन्फिडेंटली दे रहे हैं, उसके ऊपर वो यहाँ पर डेट भी हटा देंगे। और फिर उन्होंने जो प्रॉमिस किया है, चाहे हम बात करें वुमेन टीम को, ओल्ड ट्रैफोर्ड को, यहाँ पर अकेडमी को, सारे इंफ्रास्ट्रक्चर को और यहाँ पर ट्रांसफर बजट को, ये सब कहीं ना कहीं वो यहाँ पर इस समय प्रॉमिस करते हुए दिख रहे हैं। लेकिन इसके साथ यार बात करते हैं थोड़ी सी लियोनेल मेसी के ट्रांसफर अपडेट पे। अब देखो एज सच यहाँ पर पिछले 12 घंटे में कुछ भी नहीं हुआ, जो कि हाल ही में हम देखते हैं कि फुटबॉल डेली हर दिन आता है। लेकिन हमने क्योंकि हर पिछले 2-3 दिनों से फुटबॉल डेली का एपिसोड नहीं करा, तो मैं तुमको बताया था एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आई थी यहाँ पर, और उसमें यहाँ पर बताया गया है कि देखो इस समय लियोनेल मेसी के फादर ने जिस तरीके से अपने इंस्टाग्राम स्टोरी डाली थी, ये कंफर्म है कि यहाँ पर अल हिलाल को 600 मिलियन वाला जो रूमर था वो फेक है। उसके बाद इंटर मियामी इज नॉट एन ऑप्शन, क्योंकि लियोनेल मेसी एटलीस्ट एक सीजन और टॉप टाइटल्स के लिए यहां पर कंपीट करना चाहते हैं। और उसके बाद यहां पर यह है कि इस समय अनलाइकली कोई भी प्रीमियर लीग क्लब कांटेक्ट नहीं कर रहा लियोनेल मेसी को, ऑफ कोर्स ना ही चेल्सी, ना ही न्यूकासल, और ना ही जो सबसे ज्यादा कह सकते थे पॉसिबल था मैनचेस्टर सिटी, भी किसी ने भी कांटेक्ट नहीं किया है, क्योंकि वो एक्चुअली में फाइनेंशियल पावर नहीं रखते इस समय, और ना ही यहाँ पर वो इस तरीके की बजट को या फिर इस तरीके के ऑफर को रखना चाहते हैं लियोनेल मेसी के सामने, अगर उनकी करंट सिचुएशन को ध्यान में रखे तो। ऐसे में यहाँ पर बार्सिलोना और पीएसजी, अब यहाँ पर काफी लोग ये मानते हैं, उसी जितने भी लियोनेल मेसी के एंट्रांस की क्लोज सोर्सेज है, कि यस लियोनेल मेसी बार्सिलोना में आने का बहुत अच्छी तरीके से सोचता है, बहुत ऑप्टिमिस्टिक है कि वो रिटर्न कर सके। लेकिन कहीं ना कहीं अगर मेसी के एंट्रांस की बात करें तो अभी भी जो बेस्ट इकोनॉमिक ऑफर है उसी के पीछे सबसे ज्यादा एम्फोसाइज कर रहे हैं कि कौन सबसे ज्यादा इकोनॉमिक और स्पोर्टिंग ऑफर उनको दे सकता है। अब वो पीएसजी है या फिर बार्सिलोना, ये आने वाले टाइम में देखना पड़ेगा कैसे। अब लाइक ये मेरे को अभी पता नहीं, आई थिंक लेक्को पे आरएमसी स्पोर्ट में खबर थी कि ऊपर से, यानी कि अगर दोहा की बात करें जो इनके करता धरता है माई बाप है इनके पीएसजी के, उन्होंने यहाँ पर भाई नीचे ऑर्डर दिया है कि हमें नहीं पता, लेकिन तुम मेसी को यहाँ पर रिन्यू करो, हमें नहीं पता तुम कैसे करोगे, गांड दो, कुछ करो, पैर दो, कुछ भी करो, लेकिन उसको रिन्यू करो। और उधर बार्सिलोना में भी पूरा होमवर्क कर रहे हैं कि कैसे यहाँ पर मेसी की शहनाई बजानी चाहिए फिर से। लेकिन इसी के साथ बात करते हैं थोड़ी सी क्रिस्टियानो रोनाल्डो की। तो भैया हमारे आज पोर्चुगल के साथ खेलने वाले हैं, और ना ही सिर्फ खेलने वाले हैं बल्कि वो एक बार फिर से अपनी नेशनल टीम को कैप्टन करने वाले हैं वापस से। भाई उसको पोर्चुगल की जर्सी में देखना कितना ज़्यादा अजीब होगा। लास्ट टाइम देखा तो भाई भी रो गए थे, तुम भी रो गए थे, हम भी रो गए थे। तो अगेन इट्स लाइक स्पेशल मोमेंट। लेकिन उसके इस इंटरव्यू में काफ़ी ज़्यादा की पॉइंट्स थे जो कि मेरे को काफ़ी इंटरेस्टिंग लगे। सबसे पहले तो भाई बंदे ने चीज़ मानी कि जो मैनचेस्टर यूनाइटेड वाला उसका पूरा जर्नी था, ऑफकोर्स एग्जिट वाला, वो उसका टफ वन था, वो उसका बैड फेस था, और पर्टिकुलरली उसने कहा कि शायद से मेरे करियर का पहला ही बैड फेस था, और मैं इस चीज़ को मानता हूँ और मैं इस चीज़ से मूव ऑन करना चाहता हूँ। हर स्पोर्ट्स प्लेयर की लाइफ में ये आता है और मैं इससे अछूता नहीं हूँ। मेरे को भी इसने पकड़ा है और मेरे को भी यहाँ पर इसका विक्टिम, मैं भी इसका विक्टिम हूँ। इसी के साथ उन्होंने ये चीज़ भी कंफर्म कर दी कि काफ़ी लोग अगर मान रहे हो, जैसे डायरेक्ट सवाल ही पूछ लिया गया था कि भाई आप लोग रिटायर कब होंगे आप पोर्चुगल टीम से, तो उसने कहा कि देखो यार मेरे को आज भी बहुत फ्रेश लगता है और मेरे को आज भी लगता है कि मैं सिलेक्शन में या फिर टीम को काफ़ी अच्छी तरीके से मदद कर सकता हूँ। तो मैं एज ऑफ नाउ तो उसने क्लियर कर दिया कि मैं यहाँ पर रिटायरमेंट नहीं लेने वाला। बल्कि इसके बाद जब एक्सटेंडेड सवाल ये पूछा था कि भाई क्या वर्ल्ड कप 2026 तुम टारगेट कर रहे हो, तो यहाँ पर काफ़ी ऑप्टिमिस्टिकली उसने ये कहता है कि अपन स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। तो मेरे को ये तो कंफर्म है कि यूरो 2024 बहुत तगड़ी तरीके से सिक्योर्ड है। अगर यहाँ पर रॉबर्टो मार्टिनेज के अंडर क्रिस्टियानो रोनाल्डो एक्सेल करते हैं इस एज में भी, मे बी, जस्ट मे बी, मेरे को लगता है कि स्टेप बाय स्टेप वाला बहुत प्रिसाइज और सही आंसर था। इसी के साथ यहाँ पर अगर बात करते हैं सऊदी लीग की, तो उन्होंने कहा कि जिस तरीके से सऊदी लीग में यहाँ पर डेवलपमेंट हो रहा है, आने वाले टाइम में हम लोग देख सकते हैं कि वो टॉप 5 टॉप 6 यहाँ पर जो लीग्स हैं उसमें मेंशन हो सकती है। खैर इस समय मैं तुमको टॉप 6 लीग बता दूं तो सबसे ऊपर आती है यहाँ पर प्रीमियर लीग, फिर बुंदेसलीगा, उसके बाद सीरिया, ला लीगा खिसक के चौथे पे आ गई थैंक्स टू जेवियर तेबस, उसके बाद 5 पे आती है यहाँ पर लीग 1, फिर आती है यहाँ पर बेल्जियम की, और उसके बाद आई थिंक यहाँ पर टर्की की आती है, और फिर आती है यहाँ पर 8वें नंबर पे पोर्चुगल लीगा नॉस। और ऐसे में वो कहते हैं कि अगर इस तरह डेवलपमेंट चलता रहा सऊदी लीग में तो वो भी यहाँ पर टॉप 10 में तो अपनी जगह बना ही लेंगे आने वाले नेक्स्ट 4-5 सालों में। थोड़ा ज़्यादा हो गया,
लेकिन इसी के साथ यार बात करें अब थोड़ी सी जोसे मोरिनियो की, तो भाई पिछले 2-3 दिन से ना जोसे मोरिनियो का नाम काफी ज्यादा खिसक के आ रहा है, क्योंकि हमने बात करी कि रियल मैड्रिड के एग्जिस्टिंग मैनेजर का नया क्लब कौन सा होगा। तो अब ये बात कर लेते हैं कि हमारे एग्जिस्टिंग क्लब का नया मैनेजर कौन होगा। तो ऐसे में भाई यहाँ पे देखो काफी सारे नाम है। मॉरिशियो पोचेटिनो है, उसके बाद यहाँ पे ज़ाबी अलोंसो है, उसके बाद यहाँ पे राउ गोंजालेस है, जिनेदिन जिडान है, थॉमस टूकल है। लेकिन सबसे बड़ा नाम जो सबसे कंट्रोवर्शियल और सक्सेसफुल, जो मैं कहता हूँ कि लाइक वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मैनेजर, जोसे मोरिनियो का नाम एक बार फिर से सामने आ गया। और कहीं ना कहीं स्टोरी ना डेवलप्ड वापस से वही रिपीट होती जा रही है कि कार्लो एंसेलोटी एवर्टन एक मिड क्लब में थे, फिर यहाँ पर रियल मैड्रिड में आकर उन्होंने यहाँ पर छक्का मार दिया। तो काफी सारे लोग इस चीज से फिर से इंस्पायर्ड है कि जोसे मोरिनियो जो कि इस समय रोमा में है, अगेन स्लाइटली बिगर क्लब, स्लाइटली तो नहीं, थोड़ा कंसिडरिंग बिगर क्लब है, एवर्टन से अच्छे पोजीशन पे भी है, फाइट भी करता है, ट्रांसफर बजट भी रखता है, तो वो यहाँ पर रियल मैड्रिड आ सकते हैं। द आंसर इज नो। और इसके पीछे यहाँ पर क्लियर कट आंसर है कि डिस्पाइट कि यहाँ पर रियल मैड्रिड, अगर हम मार्सा की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट की बात करें तो रियल मैड्रिड और जोसे मोरिनियो दोनों के बीच हमेशा कम्युनिकेशन बना रहता है, लेकिन इस चीज के लिए कभी बात नहीं हुई कि भाई तुमको वापस से यहाँ पर काम करने आना है। दोनों ही पार्टीज इस समय रियूनियन के बारे में नहीं सोच रही हैं। तो कहीं ना कहीं मेरे को लगता है कि यहाँ पर एक तरीके से रास्ता बंद ही है, क्योंकि एक ये कहना कि शायद से जोसे मोरिनियो फैंटेसाइज कर सकता है रियल मैड्रिड को मैनेज करना, वो अलग चीज हो सकती है। तो ऐसे में हम ये मानते हैं कि रियल मैड्रिड क्या चांस ले सकती है या नहीं ले सकती, लेकिन जब दोनों ही पार्टी कन्विंस नहीं है कि हमें साथ में काम नहीं करना, तो ये नहीं होने वाला। तो ऐसे में जो मेरे को सबसे ज्यादा चांसेस लग रहे हैं ना, वो थॉमस टूकल के इस समय लग रहे हैं। अगेन जिडान वाला जो प्रोस्पेक्ट है वो बहुत ही ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल है। भाई ने 2 साल से पूरा फुटबॉल वर्ल्ड की ले रखी है, अपने पत्ते छुपा के ऐसे छुपा के रखता है कि बिल्कुल ही मतलब पोकर में भी खेल जीत जाएगा वो। लेकिन इसी के साथ बात करते हैं अपनी आज की लास्ट अपडेट से, जो आती है बार्सिलोना और नेग्रेरा केस में। तो भाई यहाँ पर इस समय बार्सिलोना शाइनिंग कलर्स के साथ उभरती हुई दिख रही है। सबसे पहले तो भाई ये कंफर्म हो रहा है कि 5 यहाँ पर डिफेमेशन के केस ऑलरेडी उन्होंने फाइल कर दिए हैं, और 4, तो टोटल यहाँ पर 9 है। लेकिन आने वाले टाइम में बताया जा रहा है कि जो नंबर है वो 14 डेफेमेशन केस तक जाएगा। और बार्सिलोना उन जर्नलिस्ट के अगेंस्ट ये सारे लॉसूट फाइल कर रही है जिन्होंने पब्लिश करा था या फिर बार्सिलोना की इमेज को टार्निश करने की कोशिश की थी। इसके साथ ही एक जो अच्छी खबर है वो ये है बार्सिलोना के लिए कि वह यहाँ पर 5 और रिपोर्ट्स यहाँ पर पब्लिश की गई हैं। आई थिंक एल मुंडो ने पब्लिश की गई है, जहाँ पर कंफर्म किया जा रहा है कि नेग्रेरा ने रिपोर्ट्स दी थी बार्सिलोना को इसके रिगार्डिंग, जो कि जिस चीज़ के लिए यहाँ पर वो हमेशा से क्लेम करते जा रहे हैं कि उन्होंने यहाँ पर कोई भी गलत काम नहीं किया, बल्कि एक्चुअली में यहाँ पर उन्होंने सही में रेफरी के रिगार्डिंग रिपोर्ट्स दी थी बार्सिलोना को, और यहाँ पर कुछ भी रॉन्ग डूइंग नहीं है। तो ऐसे में भाई जो केस है वो अगर फार फ्रॉम ओवर है, कोर्ट में जाएगा, दोनों साइड सुनी जाएगी, शायद से एम्बर हर्ड और जॉनी डेप जैसा हम भी उसको देखेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं इस पॉइंट ऑफ टाइम पे बहुत मैसिव रिलीफ है, और शायद से ये अच्छी चीज भी है बार्सा फैन के लिए, क्योंकि अब बार्सिलोना ना ही सिर्फ कंजर्वेटिव मोड में, बल्कि उसके ऊपर से नाउ दे आर इन एग्रेसिव मोड एज वेल। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस एपिसोड। अगर आपको एपिसोड पसंद आता है, एपिसोड को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको इस तरह फुटबॉल से एक्सक्लूसिव कंटेंट चैनल पर मिलता रहेगा। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड।